वेलकम टू इंडियन राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, जो कि पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हैं। यहाँ पर पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, दानेदार जिंक तथा तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जब जिंक के साथ में HCl की क्रिया कराई जाएगी तो हमें प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड के साथ में प्राप्त होगा हमें हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमें H2 प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं O2 और H2 क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो B होगा ये होगा सही। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो चूर्ण होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, इसीलिए यहाँ पर C सही होगा। और तीसरा क्वेश्चन दिया है मैग्नीशियम का वायु में उपस्थिति से जलना क्या है। मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जब जलता है तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर होगा ऑक्सीकृत, अपचयन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर सही होगा ऑक्सीकरण। उसके बाद में चौथा नंबर दिया गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें एक तरफ अभिकारक होते हैं, दूसरी तरफ उत्पाद होते हैं, बीच में गिब्साउल होता है यानी तीर का निशान होता है, जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई प्रदर्शित करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं उत्पाद, अभिकारक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं अभिकारक। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया गया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किन चिन्हों से व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको याद करने वाली बात है। रासायनिक क्रिया के चिन्ह है ये जो है यहाँ पर दिए गए हैं 3 तरह के चिन्ह, चौथा चिन्ह है ये सभी। तो यहाँ पर जो C नंबर पर दिया गया है, एक तीर इधर को जा रही है, एक तीर इधर को जा रही, ये निशान उत्क्रमणीय अभिक्रिया के चिन्ह को व्यक्त करता है। उसके बाद 6 नंबर पर दिया गया है भौतिक परिवर्तन में बदलता है। भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है। अणुओं का द्रव्यमान बदलता है, अणुओं की संरचना बदलती है, अणुओं की अवस्था बदलती है, या ये सभी बदलते हैं। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में बदलता है, अणुओं का द्रव्यमान नहीं बदलता है, अणुओं की संरचना भी नहीं बदलती, अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है। जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं कि बर्फ़ का जमना, जल का जमना रासायनिक परिवर्तन है, तो वहाँ पर अणुओं की व्यवस्था ही बदल गई, इसलिए C नंबर का सही होगा। और 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फेट का क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस। यह अभिक्रिया उदाहरण है। योगात्मक अभिक्रिया है, नहीं है। अपघटन अभिक्रिया भी नहीं है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि सल्फेट के साथ हाइड्रोजन था, सल्फेट के साथ जिंक हो गया है। यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को हटाकर सल्फेट के साथ यौगिक बना लिया, इसलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, इसलिए यहाँ पर B सही होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 8वां नंबर निम्नलिखित में ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। यहाँ पर बताना ये है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन का क्रिया कराया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन का क्रिया कराया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया गया है। तो इसमें जो ऊष्मा शोषित किसी भी अभिक्रिया में नहीं होगी, ऊष्मा शोषित होगी हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो इसीलिए यहाँ पर B सही होगा। और यहाँ पर ऊष्मा अवशोषी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया होगी। 9 नंबर पर दिया गया रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। उत्पाद, अभिकारक, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये आपने बहुत देर से पढ़ा और मैं यहाँ पर एक दफ़ा आपको बता भी चुका हूँ, इसलिए ये आपको खुद कमेंट करके बताना है 9 नंबर का A, B, C, D कौन सा सही होगा। उसके बाद में 10 नंबर पर दिया गया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट होता है जिंक धातु के साथ क्रिया करने पर जिंक सल्फेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। और 11 नंबर पर दिया गया है द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। पदार्थ का, वस्तु का, द्रव्यमान का, इनमें से कोई नहीं। तो फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है। 12 नंबर पर दिया गया है रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होती है तो उसे कहते हैं कंकाली समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूरा समीकरण, संतुलित समीकरण।
तो उसमें जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है तो वो दोनों तरफ परमाणु की संख्या संतुलित होती है, इसलिए उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। बाकी कंकाली असंतुलित और पूरा समीकरण दूसरे होते हैं। और यहाँ पर 13 नंबर पर दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक पदार्थ यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर होता है वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन। तो वहाँ पर होता है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि वहाँ पर कई सारे जो मिलते हैं यौगिक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इसलिए वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होगी, जो कि डी पर दिया गया है। उसके बाद में 14 नंबर पर दिया गया है ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। कहाँ पर दिखाया जाता है? ऊपर दिखाया जाता है, नीचे दिखाया जाता है, आगे या ऊपर या नीचे। तो यहाँ पर सही होगा डी नंबर, क्योंकि ताप, दाब या उत्प्रेरक को ऊपर या नीचे दोनों जगह पर दिखाया जा सकता है। उसके बाद में 15 नंबर पर पूछा गया है मेथन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई गई, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ प्लस जल प्राप्त हुआ, यह रासायनिक समीकरण होगा उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, उष्मा चालक, उष्मा सहारक। तीन में से कौन सा होगा? तो ये होगा उष्मा छेपी, क्योंकि यहाँ पर उष्मा का अवक्षेपण हुआ है। 16 नंबर पर दिया गया है C2O12 C6 ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ प्लस जल के साथ क्रिया कराई गई, यहाँ पर प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या होगा? विस्थापन, वियोजन, श्वासन तथा द्विविस्थापन। तो यहाँ पर जिसका नाम होगा श्वासन होगा, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हो रही है उत्पाद के साथ। उसके बाद 17 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है। कैल्शियम जो कार्बोनेट एक है यहाँ पर अभिकारक तथा उत्पाद कई सारे प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होगी। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि वियोजन अभिक्रिया सही होगी। उसके बाद 18 नंबर पर दिया गया है फेरिस प्लस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया हुई, फेरिस सल्फेट प्राप्त हुआ प्लस कॉपर प्राप्त हुआ, यह अभिक्रिया है संयोजन, विस्थापन, वियोजन, विस्थापन तथा द्विविस्थापन। तो यहाँ पर 18 नंबर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर होगा विस्थापन, क्योंकि कॉपर को फेरिस ने सल्फेट के साथ अलग कर दिया और खुद क्रिया कर ली, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। उसके बाद 19 नंबर पर दिया गया 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। इस अभिक्रिया को कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की सहायता से जल बनाया गया है। यहाँ पर पहला नंबर है संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, विस्थापन क्रिया तथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा पहला, यानी कि संयोजन क्रिया, क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक जो है उसमें दो यौगिक है मिलकर एकल उत्पाद बनाता है। उसके बाद 20 नंबर पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल वाष्पन उत्पन्न करना, उबलता हुआ जल बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है, जल में नमक का घुलना। सी नंबर पर दिया गया है तथा डी नंबर पर दिया गया एलपीजी गैस का दहन। तो जो एलपीजी गैस का दहन होगा ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये दोबारा उसी तरह से वापस नहीं। 21 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट 4NO जो कि गैस है, उसके बाद 6H2O जल। अभिक्रिया उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया तथा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर होगा NH3N ने क्रिया की O के साथ, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। साथ में ही ये इसका एक का उपचयन हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो यहाँ पर ए दिया गया है 1 4, दूसरा दिया गया है 2 3, तीसरा दिया गया है 1 3 और डी पर दिया गया है 3 4। तो यहाँ पर जो सही होगा ये होगा सी नंबर 1 और 3, इसलिए क्योंकि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। उसके बाद 22 नंबर पर दिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है उपचयन, अपचयन, उपचयन अपचयन दोनों होता है, कोई भी नहीं होता। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में आपने अभी ऊपर ही देखा
उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है, इसलिए यहाँ पर सी नंबर सही है। उसके बाद 23 नंबर दिया गया है, जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में मोलों का अनुपात क्या होता है। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में जो मोल का अनुपात होता है यहाँ पर दिया गया है 1:1, 1:2, 2:1 तथा 4:1। तो यहाँ पर होता है 2:1, H2 प्लस H2O2 2H2O। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सभी धातुएं संक्षारित होती हैं, सही है। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है ये। और जंग का सूत्र FeO3, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2 4 24। H2O है। लोहे के संरक्षण को जंग कहते हैं, लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। तो यहाँ पर सभी धातुएं संक्षारित होती हैं, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो संक्षारित नहीं होती हैं। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया ये सही है, ये बाकी सारे सही हैं, ये ही सिर्फ सही नहीं है कि सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। और यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है, संक्षारण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो धातुओं को नष्ट होने लगती है संक्षारण के कारण। सिल्वर का रंग काला हो जाता है, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है। धातुएं नष्ट होने लगती हैं, सही है। संक्षारण के कारण काला हो जाता है, उस पर जो परत रहती है काली होती है, ये बात भी सही है। कॉपर पर हरे रंग का परत चढ़ जाती है, ये बात भी सही है। संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक होता है। 26 नंबर पर दिया गया है, प्रति ऑक्सीकारक के लिए विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये अपचयन होते हैं, ये अपचयित होते हैं। BHA तथा BHT प्रति ऑक्सीकारक हैं तथा ये खाद्य तथा तैलीय पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ये अपचयक होते हैं, सही है। ये अपचयित हो जाते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि प्रतिऑक्सीकारक जो होते हैं वो कभी भी अपचयित नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर बी नंबर सही होगा। उसके बाद 27 नंबर पर दिया गया है कि खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन। तो यहाँ पर यूज होता है नाइट्रोजन गैस का। जब चिप्स वाले चिप्स पैक करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस इसीलिए भर देते हैं। उसके बाद 28 नंबर पर यहाँ पर पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 PbNO3 PbNO2 2। उसके बाद में चौथे नंबर पर दिया गया है PbO। तो यहाँ पर जो सूत्र होगा वो होगा PbNO3, उसके बाद ब्रेकर बंद, उसके बाद में 2, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपका कोई भी साथी दोस्त हाई स्कूल में है तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें। और लास्ट में हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी जिंदाबाद।